के साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। बड़ी जानकारी मिल रही है राजधानी लखनऊ से, जहां जल संरक्षण के क्षेत्र में यूपी बना है राष्ट्रीय मॉडल। 52,000 से अधिक जलाशयों का पुनरुद्धार हुआ है, जिससे जल स्तर में सुधार हुआ है। नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाएं मंजूर की गई है, जहां लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की गई है। जल संकट से निपटने के लिए जल संवर्धन जन आंदोलन, तो लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि यहां पर तैयार की गई है। ये बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है, जहां 52,000 से अधिक जलाशयों का पुनरुद्धार हुआ है और नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाएं मंजूर की गई है। लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित हुई है। जल संकट से निपटने के लिए जल संवर्धन जन आंदोलन। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बना है राष्ट्रीय मॉडल, जहां नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। तो ये एक और बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के नाम, जहां लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की गई है। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से ये बेहतर कारनामा कर दिखाया है, जहां 52,000 से अधिक जलाशयों का पुनरुद्धार हुआ है, जिससे जल स्तर में बेहतर सुधार हुआ है। नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित हुई है। नहर व्यवस्था के लिए 95 नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगभग 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित हुई है। तो 52,000 से अधिक जलाशयों का पुनरुद्धार हुआ है, जिससे जल व्यवस्थाएं भी और बेहतर यहां पर हुई हैं। नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूर किया गया है और लगभग 36,000 हेक्टेयर में भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की गई है। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मॉडल बना है। 52,000 से अधिक जलाशयों का पुनरुद्धार हुआ है, जिससे जल स्तर में बेहतर सुधार हुआ है। नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाएं बनाई गई हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी आ रही है, जहां पे शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मानव बम बनाने की तैयारी में थी डॉक्टर शाहीन। मुस्लिम लड़कियों को मानव बम बनाने की तैयारी शाहीन की तरफ से की जा रही थी, जहां जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली है। मानव बम बनाने के लिए सीमा पार से विस्फोटक मंगवाए। कोड वर्ड में मानव बम का नाम रखा था मुजाहिद जंगजू। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी डॉक्टर शाहीन। जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप चैट से जानकारी मिली है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। वर्षा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि शाहीन ने जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया और मानव बम बनाने की वो तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दे रही थी।
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से शाहीन अपनी तैयारी कर रही थी और जिस तरीके से वो महिलाओं की एक टीम तैयार कर रही थी, वो पूरा टारगेट जैश ए मोहम्मद की एक जो टीम है उसको तैयार करने की कोशिश कर रही थी। इसमें मानव बम बनाने की कोशिश कर रही थी वो महिलाएं जिनको स्लीपर सेल और मानव बम बनाकर पूरे इलाकों में रखना था। इनका एक टारगेट था कि ये उन महिलाओं को टारगेट कर रही थी जो कम उम्र की थी, जब लगभग 14 साल से 21 साल की उम्र की महिलाएं, वो महिलाएं जो अकेली रहा करती हैं और जो अपने परिवार से अलग रहती हैं, इन सभी महिलाओं को टारगेट करके इनका माइंड वॉश किया जा रहा था। और ये तैयारी थी कि इनका माइंड वॉश करके इनको अलग अलग इलाकों में ले जाना होगा, अलग अलग इलाकों में इनको रखना होगा, पूरी तरीके से टेररिज्म फैलाना होगा उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अंदर। तो ये बड़ी प्री प्लानिंग थी कि महिलाओं को टारगेट करते हैं और महिलाओं को सबसे ज्यादा शिकार बनाकर ही सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बात करें तो जैश ए मोहम्मद की जो महिलाओं की टीम जो तैयार हो रही है उसमें शाहीन का एक बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। जिस तरीके से शाहीन उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में महिलाओं की टीम तैयार कर रही थी, वो भी कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद से लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से पूरा ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के दायरे में था, जिसकी वजह से शाहीन पकड़ी गई और पकड़ने के साथ साथ अब धीरे धीरे कई खुलासे होते जा रहे हैं, चाहे वो मानव बम बनाने की बात हो या उसके बाद उसके चैट बॉक्स की लगातार जो डिकोडिंग की जा रही है उसको लेकर हो, या फिर एक एक पहलुओं पर जिस तरीके से शाहीन से पूछताछ की जा रही है। शाहीन बहुत ही सतर्कता से काम कर रही थी, वो पूरी तरीके से तैयार थी कि अगर उसकी जो टीम तैयार हो रही है वो एक टीम दूसरी टीम से बात नहीं करेगी, वो किसी तरीके से कनेक्टिंग नहीं रहेगी, जिससे अगर एजेंसियां एक टीम को पकड़ती है तो दूसरी टीम को पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो पूरी प्लानिंग प्री प्लानिंग बहुत ही बड़े लेवल पे की जा रही थी। इसके साथ साथ ये देखा जा रहा था कि आखिर किस तरीके से ये जो मानव बम है इनको बनाकर किस तरीके से तैयार किया जा सके, क्योंकि ये महिलाएं कुछ अलग तरीके से हुआ करती थी जिनको ये शिकार बनाया करती थी, जो कहीं ना कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड भी थी, समाज से थोड़ा अलग कट के रहा करती थी, केवल अपने लिए सोचा करती थी। ये उन महिलाओं को केवल टारगेट कर रही थी। ठीक है, बिल्कुल वर्षा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सोनभद्र से, जहां खदान हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में गठित एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक माइंस मैनेजर, 2 माइंस स्टाफ, 1 माइंस मेट गिरफ्तार हुआ है। पत्थर खदान धंसने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी और आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी और अपडेट सामने आ रही है। सोनभद्र में हुए खदान हादसे के बाद ये बड़ी अपडेट, आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय भेजा गया है, जहां 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गठित एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 माइंस मैनेजर, 2 माइंस स्टाफ, 1 माइन मैन गिरफ्तार हुआ है। तो पत्थर खदान धंसने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुमन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंशुमन, चूंकि इन 4 आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही थी, एसआईटी का गठन हुआ है और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इस मामले में क्या और अपडेट आपके पास? बिल्कुल बता दें कि आज एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें ओबरा सीओ हर्ष पांडे और 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर सहित ये 5 सदस्यीय टीम है। और इस टीम ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक खनन मैनेजर है, दूसरा 2 कर्मचारी हैं और 1 मेट है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं 4 आरोपियों को विधिक कार्रवाई पूरा करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि जिला अधिकारी बीएन सिंह के द्वारा कल मजिस्ट्रेटियल जांच भी बैठाई गई है और इसका जिम्मा एडिशनल न्यायिक को दिया गया है। रमेश चंद को इन्हें जांच का जिम्मा दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से न्यायिक जांच और इन दोनों जांचों के बैठाने के बाद अब जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसमें कई बड़े नाम खुलकर आने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में 3 लोगों के ऊपर एफआईआर पहले से दर्ज हुआ था, जिसमें खनन व्यवसायी सहित एक अज्ञात जिसके ऊपर एफआईआर हुआ था। ये तीनों आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाकी हैं, जिसमें मकसूदन सिंह और दिलीप केसरी जो नामजद आरोपी हैं और एक अन्य
आरोपी है। बिल्कुल बिल्कुल इनकी अंशुमन, चूंकि गिरफ्तारी देखिए अभी लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और अब 4 अन्य गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो जिस तरह से 7 निर्दोष मजदूरों की जिस तरह से जान चली गई थी उसे भुलाया नहीं जा सकता और ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया अंशुमन इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और इसी बीच बड़ी जानकारी हाथरस से, जहां अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग का भांडाफोड़ हुआ है। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी करता था। ठग ने युवक युवती को म्यांमार में साइबर ठगों को बेचा। म्यांमार में 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया है। तो आरोपी संजय राणा से पूछताछ करने में जुटी है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी करता था और ठग ने युवक युवती को म्यांमार में बेचा था। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग का यह खुलासा हुआ है। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी करता था और ठग ने युवक युवती को म्यांमार में साइबर ठगों को बेचा। आरोपी संजय राणा से पूछताछ करने में जुटी है पुलिस। तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ठग ने एक युवक युवती को म्यांमार में साइबर ठगों को बेचा। तो फिलहाल पुलिस आरोपी संजय राणा से पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में और भी जो इसके अन्य साथी हैं जो अलग अलग राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रहे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील, क्या जानकारी और मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि ये पूरा मामला देखिए म्यांमार तक का जो कनेक्शन है वो नजर आ रहा है। पूरा बिल्कुल बता दूं, हाथरस पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है जिस तरीके से अभियुक्त संजय राणा को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बनाकर के लोगों के साथ ठगी करता था। नौकरी के नाम पर यहाँ से वो थाईलैंड और म्यांमार को भेजता था। संजय राणा के द्वारा बताया, संजय राणा जो गिरफ्तार किया उसके पूछताछ में बताया गया है कि वो यहाँ से मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर छात्र छात्राओं को ठगता था और उनको यहाँ से थाईलैंड पर अपने साथी सचिन राणा को भेज दिया करता था, जहाँ पर भेजने के बाद में उनसे वो सैलरी साइबर क्राइम कराते थे और तमाम लोगों को वहाँ पर ठगते थे। जिस तरीके से हाथरस के निवासी साराबाद क्षेत्र के 2 निवासी एक छात्र एक छात्रा जिनको जो कि चेन्नई के एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र थे, वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी की नौकरी तलाश रहे थे। एक अखबार में इश्तिहार के बाद में वो इसके जो संजय राणा है उसके पास संपर्क में आए, जिसका कि एक ऑफिस कलकत्ता में भी बताया जाता है, जहां पर मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर इनसे 6 लाख रुपए की ठगी करी गई। और जब लगातार नौकरी न मिलने के कारण तो अब जब इससे दबाव बनाया गया तो इसने अपने साथ ले जाकर के इनको थाईलैंड लेके गया, जहां पर सचिन राणा के इनको सपुर्द कर दिया गया। सचिन राणा से जब उन्होंने इनसे साइबर की ठगी का काम कराने का प्रयास किया तो बताया गया कि इनको हम लोगों ने खरीद दिया है, यानी कि 6 लाख रुपए में इन दोनों को वहां पे सचिन राणा को थाईलैंड में जाकर के भेज दिया। और किसी तरीके से सचिन राणा ने भी साइबर थाईलैंड से ले जाकर के म्यांमार सीमा तक जाकर के उनसे 18 घंटे काम करवाया और साइबर ठगी का भी काम करवाया। भूखे प्यासे तमाम तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया और उसके बाद में किसी न किसी तरीके से इन दोनों बच्चों द्वारा भारतीय दूतावास पर इसकी सूचना दी गई। भारतीय दूतावास के बाद वहां पर जब जो भारतीय सेना उन्होंने संपर्क साधा और किसी भी तरीके से वहां से इनको भारतीय दूतावास के माध्यम से निकाला गया और हाथरस में लाकर के नवंबर के महीने में इनको हाथरस पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद इन दोनों छात्र छात्राओं ने सादाबाद थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया गया कि हम लोगों से 6 लाख रुपए की ठगी हुई। और उसके बाद में पूरी तरीके से जिस तरीके से पूरा मामला जो थाईलैंड से लेकर म्यांमार सीमा तक पहुंचा था वो मामला इन्होंने बताया और उसके बाद में जाकर के पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई की और संजय राणा को गिरफ्तार किया। संजय राणा मूल रूप से कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश का रहने वाला बताया जाता है, जो खुद एक आर्मी से बीआरएस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर से बड़ी जानकारी, जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा है 4 दशक से फरार आरोपी। 30 की उम्र में मिली थी हत्या, 70 साल में गिरफ्तारी, नाम बदलकर रह रहा था आरोपी। साथियों के साथ मिलकर साल 1982 में की थी एक हत्या।
आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। तो 30 वर्ष की उम्र में इसने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और करीब 70 वर्ष की उम्र में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो 30 वर्ष की उम्र में आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर साल 1982 में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अब करीब जब इस आरोपी की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, तो अब इसे गिरफ्तार किया गया है और उसे गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जिबा खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जिबा, बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला है, चूंकि 30 वर्ष की उम्र में आरोपी ने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया और 50 सालों के बाद जब वो 70 वर्ष का हो गया तब उसे गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, कहना चाहिए कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और न्याय जरूर मिलता है। ये भारत का संविधान भी है और न्याय प्रणाली भी है। और ये हैरत की बात है कि 1982 का वाकया है, कानपुर के बंगाली मोहाल का। इसका नाम जो है प्रेम प्रकाश है और ये गोंडा में नाम बदलकर वहाँ रह रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था। 1982 में इसने एक व्यक्ति की 4 लोगों के साथ जो है मिलकर हत्या करी थी, बम कांड किया था। उस समय की सेशन कोर्ट ने इसको 20 साल की जो है सजा सुनाई थी, लेकिन ये सजा के अगेंस्ट जो है हाईकोर्ट का इसने रुख किया, तो वहां पर इसको जो है जमानत मिल गई और उसके बाद से ये गायब हो गया था। लगातार इसको जो है वो तलब किया जा रहा था इस मामले को लेकर, लेकिन ये मिल नहीं रहा था और आखिर में पुलिस ने इसको ढूंढ निकाला, टीम लगाई और उसके बाद में ये पकड़ा गया। और अब इसकी उम्र जो है जब ये 30 साल का था तब इसने ये अपराध किया था, लेकिन अब जो है इसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है और अब ये कानून के दायरे में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल जिबा, यानी 40 सालों के बाद आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जिबा इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर वाराणसी से, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप के सरगना की दबंगई, बंद कमरे में कुछ युवकों पर की थप्पड़ों की बारिश। सरगना शुभम जायसवाल का वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में पीटने के अलावा धमकाता हुआ भी शुभम नजर आ रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो वाराणसी से यह खबर, जहां कोडीन युक्त कफ सिरप के सरगना शुभम ने यहां पर एक युवक की बंद कमरे में जमकर पिटाई की है और न सिर्फ उसने पिटाई की है बल्कि वो उसे धमकाता हुआ भी नजर आ रहा है। ये वीडियो सामने आया है। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या है ये पूरा मामला और अब तक आखिर शुभम की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वो युवक कौन है जिसकी पिटाई का ये पूरा वीडियो हम देख रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बनारस के कोतवाली थाने में तो मुकदमा दर्ज था ही, अब रोहनिया थाने में भी जो है मुकदमा शुभम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें कि जो वायरल वीडियो है इसमें सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि शुभम जायसवाल कई लोगों की पिटाई कर रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो तार है वो बहुत ऊंचे तक जा चुका है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें एंट्री, जहां तक कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ISI भी इसमें जुड़ गई है। इस तरीके से इतना बड़ा जो रैकेट है, और शुभम जायसवाल के बारे में बताया जा रहा है कि महज 3 से 4 सालों में वो 4 से 5 हजार करोड़ का आदमी हो गया। तो निश्चित तौर पर समझा जाता है कि बहुत बड़े बड़े लोग का, कई सफेद पोशों का भी उसके ऊपर हाथ है, संरक्षण है। कुछ जो फोटो उसकी वायरल हुई थी, जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद उनके साथ उसकी फोटो वायरल हुई थी। तो इस तरीके से आप समझ सकती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसके ऊपर जो संरक्षण है। और इस बीच अगर बता दें आपको कि जो खाद्य औषधि प्रशासन की जो 6 जिलों की टीम, वो भी जो है ताबड़तोड़ छापेमारी बनारस में कर रही है। विभिन्न दवा फर्मों पे 2 दर्जन से अधिक दवा फर्मों पे जो है छापेमारी की गई है और जो भी अनियमितता पाई गई उसको लेकर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी जो चल रही है। इसके अलावा बताइए, खाद्य औषधि प्रशासन की टीम के साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम भी जो है यहाँ पे 2 जिलों की
वो भी यहाँ पे आई है और वो भी इसमें जो है एक एक तरीके से सूक्ष्मता से पूरी जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए बहुत बड़ा ये रैकेट है और इसका खुलासा करना एक बहुत बड़ी चुनौती जो मालूम रही है। जैसे बता दें आपको कि जौनपुर में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो जानकारी आ रही है चंदौली में भी शुभम जायसवाल और उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कुल मिला के देखिए बहुत बड़ा ये रैकेट है और ये देखना अहम होगा कि किस तरीके से जो है इसकी जो है पर्दाफाश करती है पुलिस। जी बिल्कुल पंकज, चूंकि देखिए ये बहुत बड़ा रैकेट है और जिस तरह की जानकारी भी आप लगातार दे रहे हैं कि अब तक शुभम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वो यहाँ पर फिर भी एक युवक को पीट रहा है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि हम अब देख सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि ऐसे ही कफ सिरफ से कितने बच्चों की जान गई थी और अब वाराणसी में भी धीरे धीरे ये चीजें फैलती हुई नजर आ रही है। क्या बाकी दुकानदारों की भी कोई संलिप्तता इस पूरे मामले में है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी संलिप्तता है। जिस तरीके से जो 2 करोड़ की जो कफ सिरप परसों बरामद की गई भदवर में, निश्चित तौर पे वहां पे ना लाइसेंस था रखने का और उसका भी जो माल है वो पुलिस ने जो है जांच पड़ताल पाई कि शुभम जायसवाल का माल था। तो निश्चित तौर पे जैसे मैंने बताया 26 फर्म बनारस की और शुभम जायसवाल और उसके पिता के ऊपर पहले ही मुकदमा दर्ज किया चुका है, यानी कि 28 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो परसों शुभम जायसवाल उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जौनपुर में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पे समझा ठीक है, बिल्कुल पंकज, अब यहाँ पर देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस मामले में किस तरह से जांच चल रही है और आखिर कब तक इन सबकी गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।